अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की, जो अलग से डिजीज़ मैंने कहा था हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो एक ओवरव्यू दिया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। अब ये जितनी हम जो कुछ डिजीज़ पढ़ेंगे ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पार्ट है, तो हम बात करते हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की। अब मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी मोस्ट कॉमनली एडल्ट्स में मिलती है, लेकिन ये चिल्ड्रन में भी मिल सकती है। ये नहीं कि चिल्ड्रन में नहीं मिलेगी, चिल्ड्रन में भी मिल सकती है, कि मोस्ट कॉमनली एडल्ट्स में फाउंड होती है। वट इज़ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी? इट इज़ बेसिकली अ डिफ्यूज़ thickening of the glomerular capillary wall which occurs due to accumulation of the deposits containing immunoglobulin along the subepithelial side of the basement membrane। इस डेफिनेशन को याद रखना है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल होती है उसकी थिकनिंग हो जाती है। वो थिकनिंग इसलिए होती है क्योंकि जो एंटीजन और एंटीबॉडी के डिपॉजिट्स होते हैं वो आपके यहाँ पे सब एपिथेलियल साइड पे या सब एपिथेलियली आके एक्युमुलेट करने लग जाते हैं। और 75% ऑफ द टाइम ये जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का लीजन होता है इट इज़ प्राइमरी, वेयर एज 25% ऑफ द टाइम ये देखा गया कि इट इज़ एसोसिएटेड इट इज़ सेकेंडरी। सेकेंडरी का ये मतलब है कि इट इज़ एसोसिएटेड ड्यू टू सम अदर सिस्टेमिक फैक्टर या सम अदर सिस्टेमिक डिजीज़। अब किन किन चीज़ों के साथ ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी एसोसिएटेड हो सकती है? एक तो मोस्ट कॉमन इज यूज़ ऑफ ड्रग्स या ओवर यूज़ ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं पेनिसिलिन की, कैप्टोप्रिल की विच इज़ एज इनहिबिटर, गोल्ड की और एनसेट्स की। किसी इंडिविजुअल को कोई अंडरलाइंग मेलिग्नेंट ट्यूमर हो लाइक कार्सिनोमा ऑफ लंग, कोलोन और मेलानोमा, जिन इंडिविजुअल्स को ऐसे लिए उनमें भी देखा जाता है कि 10 to 15% ऑफ द टाइम जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है वो मेम्ब्रेनस टाइप का होता है। वो इंडिविजुअल्स इनको क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहे हो लाइक फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी या syphilis या शिस्टोसोमियासिस और मलेरिया, एंड लास्टली सम अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स लाइक थायरॉइडाइटिस। और दीज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं जो अदर वाली एग्जांपल में आते हैं लाइक थायरॉइडाइटिस, इसमें हमारे पास जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होती है वो सेकेंडरी होती है। तो अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस की बेसिकली ये है कि इट इज़ अ क्रॉनिक इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड डिजीज़। जो सेकेंडरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होती है उसमें हमें जो इंसाइटिंग एंटीजन मिलता है वो ईजिली इम्यून कॉम्प्लेक्सेस में आइडेंटिफाई हो जाता है। अब दैट एंटीजन कुड आइदर बी एंडोजीनस और ऑक्सीजन और एक्सोजीनस। जो एंडोजीनस होते हैं कुड आइदर बी रीनल और नॉन रीनल। एसएलई में देखा कि हमने एसएलई पिछले साल पढ़ी थी कि एसएलई में हमको सेल्फ न्यूक्लियर प्रोटीन्स मिलती हैं एंड ऑटो और एंटीबॉडीज मिलती हैं, वेरस एक्सोजीनस एंटीजन में हमारे पास ट्रेपोनिमा पैलिडियम की एग्जांपल आती थी जो कि सिफिलिस कॉज कराता है। अब जो प्राइमरी वो होती है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, इट इज़ यूजली इडियोपैथिक, एंड प्राइमरी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी को हम इडियोपैथिक भी बुलाते हैं और साथ में इट इज़ बेसिकली एन ऑटो इम्यून डिजीज़, एंड दिस ऑटो इम्यून डिजीज़ इज कॉज्ड बाय योर ऑटो एंटीबॉडीज एक्टिंग अगेंस्ट योर रीनल ऑटो एंटीजन। अब किडनी में कौन कौन से ऑटो एंटीजन जैसे हो सकते हैं जिनके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं? एक तो मोस्ट कॉमन जो हमको मिलता है एडल्ट्स में, दैट इज़ योर एम टाइप फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PLA2R। दिस एक्ट्स एज अ एंटीजन फॉर ऑटो, इसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एक एम टाइप फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, याद रखना है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं दे बाइंड टू दिस मेम्ब्रेन प्रोटीन दिस PLA2R विच इज़ बेसिकली प्रेजेंट एट द बेसल सर्फेस ऑफ द ग्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल्स। एंड जब बाइंड कर जाती हैं एंटीबॉडीज़ तो होता है क्या कि कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन इज़ द मेन इसमें पार्ट ऑफ पैथोजेनेसिस। जैसी कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होती है देखा गया कि देयर इज शेडिंग ऑफ द इम्यून एग्रीगेट्स फ्रॉम द सेल, और जो डिपॉजिट्स बनते हैं एंटीबॉडी और इस एंटीजन के वो कहाँ पे बनते हैं वो भी हमने पीछे पढ़ लिया था कि वो सब एपिथेलियल एस्पेक्ट पे बढ़ते हैं। सब एपिथेलियल एस्पेक्ट ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन के सब एपिथेलियल इसमें हमें डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो मोस्ट कॉमन एंटीजन जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है दैट इज और एम टाइप फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर और PLA2 रिसेप्टर। वेरएज जो सेकेंड मोस्ट कॉमन है या जो लेस ऑफन या एक तरफ से कह लें जो लेस लाइकली एक और जो एंटीजन देखा गया टारगेट एंटीजन दैट इज़ योर थ्रोम्बोस्पोंडिन टाइप 1 डोमेन कंटेनिंग 7A। THSD7 है थ्रोम्बोस्पोंडिंग टाइप 1 डोमेन कंटेनिंग 7A के खिलाफ भी ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो इन दो एंटीजन्स के नाम याद रखने होंगे। एंड लास्टली जो न्यूनेटल मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होती है उसमें देखा गया कि उसमें जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं दीज आर बेसिकली मेड अगेंस्ट योर these are basically made against your neutral endopeptidase। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है CD10 की। और CD10 के खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बेसिकली होती कौन सी? वो मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बेसिकली ट्रांसफर्ड हुई होती हैं कहाँ से? प्लासेंटा से। तो नियोनेट्स के केस में CD10 है, वेयर एज एडल्ट्स के केस में PLA2R मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड देन योर THSD7A। इसमें मैंने कहा क्या था कि जो पैथोजेनेसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा गया वो ये देखा गया कि कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन होती है। कॉम्प्लीमेंट की एक्टिवेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक तरफ से फैक्टर देखा गया दैट इज योर लास्ट फैक्टर विच इज मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स C5b C9 जो है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स वो क्या कराता है? इट एक्टिवेट्स द ग्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल्स एंड देन glomerular epithelial cells and your mesangial cells and then it induces them
both glomerular and mesangial cells to liberate the proteases and liberate the oxidants which causes the capillary wall injury and as a result this leads to increased protein leakage. और इसमें हमें एंटीबॉडी कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलती है, एंटीबॉडी का नाम याद रखना होगा, दैट एंटीबॉडी इज योर IgG4. दिस IgG4 इज अ पुअर एक्टिवर ऑफ क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, लेकिन यही एंटीबॉडी मिलती है इन एंटीजेंस के साथ डिपॉजिट हुई भी इम्यून डिपॉजिट्स में. IgG4 एंटीबॉडी का नाम याद रखना होगा. आप हम मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं. मॉर्फोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट. मॉर्फोलॉजी का ये देखा गया कि लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें किस तरह नजर आएगा. लाइट माइक्रोस्कोपी में हमको ग्लोमेरुला इस तरह नजर आएगा कि इट विल बी यूनिफॉर्म डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल. वेयर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमको वो डिपॉजिट्स मिलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स होते हैं कंटेनिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस. दीज आर फाउंड बिटवीन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द ओवरलाइंग एपिथेलियल सेल्स, i.e. दे आर फाउंड सब एपिथेलियली विद एफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस. ये जो पोडोसाइट्स के फूड प्रोसेसेस हैं उनकी वही ब्रेक डाउन हुआ होगा, उनकी एफेसमेंट हुई भी होगी. और ये देखा गया है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन का मटेरियल इट इज़ लेड डाउन बिटवीन दीज डिपॉजिट्स अपीयरिंग एज इरेगुलर स्पाइक्स प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. और इस चीज़ को हम सिल्वर स्टेन्स के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं. और एक और ये तो सेंटेंस बताए हुए, अभी मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ. एक तो ये सेंटेंस के बेसमेंट मेम्ब्रेन मटेरियल इज लेड डाउन बिटवीन दीज डिपॉजिट्स अपीयरिंग एज इरेगुलर स्पाइक्स प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. एंड सेकेंडली दीज स्पाइक्स देर थिकन to produce dome-like protrusions and eventually close over immune deposits, burying them within a markedly thickened irregular membrane. Basically, अगर तो मेरी किताब में सही से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग की किताब जो है उसमें आपको सही से बेसिकली ये फिगर बनी हुई होगी. इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जिन्होंने पर्पल दिखाई है ना, अब इसमें कैमरा में सही नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जो पर्पल है किताब में अच्छी सी बनी, पर्पल इज़ योर बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन. होता है कि इन्होंने ये बताया हुआ कि दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन मटेरियल इज लेड डाउन बिटवीन दीज डिपॉजिट्स अपीयरिंग एज इरेगुलर स्पाइक्स प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. यानी ये इन्होंने यहाँ पर डार्क ग्रीन क्या दिखाए हुए, ये सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स दिखाए हुए. अब इन सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स के दरमियान ये हम छोटे देख सकते हैं ये पर्पल से क्या बन रहे हैं, स्पाइक्स बन रहे हैं. किसके बन रहे हैं, कहाँ से अराइज हो रहे हैं ये स्पाइक्स, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये वाले स्पाइक्स अराइज कर रहे हैं. और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का ही मटीरियल जो किस तरह करके ऊपर को प्रोट्रूड कर रहा है स्पाइक्स की फॉर्म में, यहाँ पे इन छोटे ग्रीन सब एपिथेलियल जो डिपॉजिट्स हैं उनके बीच में से. इवेंचुअली क्या होता है कि ये जो स्पाइक्स होते हैं जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के प्रोड्यूस हो रहे हैं, these spikes they thicken to produce dome like protrusions. यानी कि ये स्पाइक्स इतने वो बढ़ जाएंगे, प्रोलिफरेट कर जाएंगे कि ये इस तरह एक डोम लाइक प्रोट्रूशंस बना देंगे दैट इवेंचुअली क्लोज ओवर द इम्यून डिपॉजिट्स. यानी ये जो इम्यून डिपॉजिट्स है इनके ऊपर आ जाएगी तो इन्हें क्लोज अप कर देगी, बरीइंग देम, इनको एक तरफ से बरी कर देगी, बरीइंग देम विद द मार्केडली थिकन इरेगुलर मेम्ब्रेन. वो मार्केडली थिकन इरेगुलर मेम्ब्रेन कौन सी होगी, वो ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जो इस तरह करके थिकन हो जाएगी और यूँ इन सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स के अराउंड डोम लाइक प्रोट्रूशंस बनाने लग जाएगी. अब इम्यूनोफ्लोरेंस जब हम करते हैं तो मैंने कुछ पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ऑटो या एंटीबॉडी मेम्ब्रेन स्थितोपैथी, तो इसमें हमको इम्यून फ्लोरेंस में कौन सा डिपॉजिट्स का पैटर्न मिलेगा, हमको ग्रैनुलर पैटर्न मिलेगा कि ग्रैनुलर डिपॉजिट्स आर सीन कंटेनिंग बोथ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास एग्जांपल है C5b C9 की जो कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है. जब हम इम्यूनोस्टेन करेंगे, इम्यूनोस्टेन के थ्रू हम जो दो बेसिक एंटीजेंस उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, विच आर PLA2R एंड THSD7A. लास्टली एडवांस स्टेज में देखा गया कि हमको सेगमेंटल स्क्लेरोसिस मिलती है. जो ग्लोमेरुला हैं दे मे बिकम टोटली स्क्लेरोस्ड. एपिथेलियल्स है जो होते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के, दे ऑफन कंटेन प्रोटीन या एब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स एंड समटाइम्स इंटरस्टिशियल मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फ्लेमेशन भी हमको मिल सकती है. सो दैट वाज रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी. क्लिनिकल फीचर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैं एक रीड करा देता हूँ कि ये देखा गया इसका जो ऑनसेट एक इंसिडियस होता है, बहुत स्लो होता है. 15% ऑफ द पेशेंट में नॉन नेफ्रोटिक प्रोटीनूरिया मिलता है, वेरस 15 to 35% ऑफ द केसेस में हमको हीमोचूरिया और माइल्ड हाइपरटेंशन मिलती है. इस डिजीज़ के लिए सबसे पहले हमें यही करना होता है कि वी फर्स्ट हैव टू रूल आउट द सेकेंडरी कॉज, क्योंकि अगर तो हमने कोई सेकेंडरी कॉज देख लिया तो उस सेकेंडरी कॉज को ट्रीट करने की वजह से क्या होगा, जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है वो खुद ब खुद ही ट्रीट हो जाएगी. प्रोटीनूरिया इसमें जो होता है दैट इज़ नॉन सेलेक्टिव एंड दिस डिजीज़ डज नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी. तो इसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी नहीं दे सकते. कंप्लीट और पार्शियल रिमिशंस देखेंगे इस डिजीज़ के इन टू 40% ऑफ द पेशेंट्स विदाउट थेरेपी. प्रोग्रेशन इनमें हो सकता है, अगर तो प्रोग्रेशन होगा तो अभी हमने पीछे पढ़ लिया था कि अगर तो एडवांस स्टेजेस हो गए तो दैट वुड बी एसोसिएटेड विद स्क्लेरोजिंग ऑफ द ग्लोमेरुला एंड राइजिंग सीरम क्रेटिनिन लेवल एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. जो प्रोटीनूरिया होता है उससे देखा गया है उस प्रोटीनूरिया की वजह से सिर्फ 10% ऑफ पेशेंट दे डाई और दीज पेशेंट्स प्रोग्रेस रीनल फेलियर विद इन द नेक्स्ट 10 years. वेयर एज लेस दैन 40% या अराउंड 40% ऑफ द पेशेंट्स में ये होता है कि दे डेवलप सिवियर क्रोनिक किडनी डिजीज़ और एंड स्टेज रीनल डिजीज़. और इन पेशेंट्स में भी क्या कहते हैं, अगर तो दे अंडरगो ट्रांसप्लांटेशन, देयर इज अ चांस कि उनमें भी दोबारा मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी रिकर हो जाए एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होने के साथ साथ.
तो एक यही क्लिनिकल फीचर जो थे वो कुछ इंपॉर्टेंट बस यही इसमें लिखे हुए थे। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। इसकी वही जो मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है। आई होप इसलिए समझ में आ गए हो एंड थैंक यू।